प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोग पैराडाइज साइंस सेंटर चैनल के माध्यम से तना के विषय में सीखेंगे। तना जो कि सभी परीक्षाओं में इसके कुछ प्रश्न रहते हैं और इसमें हम लोग तना का प्रकार, तना का रूपांतरण, तना के विभिन्न प्रकार के उदाहरण को देखेंगे। तो आइए इसको सीखते हैं। तना इसको जानते हैं, तना क्या है, तना के कितने प्रकार होते हैं, तना का क्या विशेषता है। तो शुरू करते हैं तना, इसका मेन पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। तो जानते हैं जैसे प्लांट होते हैं तो जब अंकुरित होता है बीज, तो बीज के अंकुरण में दो भाग होते हैं, एक नीचे का भाग होता है और एक ऊपर का भाग होता है। और ऊपर जैसे ये बीज है तो बीज का जो नीचे वाला भाग होता है इसको मूलांकुर कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ऊपर वाला भाग को प्रांकुर कहते हैं और प्रांकुर से जो विकसित होता है इसको कहते हैं शूट सिस्टम या तना तंत्र या प्रोह तंत्र। तो इस तरह से ऊपर वाले भाग से तना बनते हैं, इसको कहते हैं प्रांकुर भाग, प्रांकुर भाग। ठीक है, तो प्रांकुर से हमारा तना बनता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तना की क्या विशेषता होती है। तो तना पहले ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, मतलब ये ज़मीन के उल्टा चढ़ता है ऊपर, नेगेटिव मतलब ज़मीन की तरफ, धनात्मक नहीं, ज़मीन के विपरीत। और ये धनात्मक प्रकाश नहीं होती, ये प्रकाश की ओर बढ़ता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, यानी प्रकाश की ओर बढ़ता है। जिधर प्रकाश रहेगा, सूर्य प्रकाश जिधर रहेगा उधर ये अपने आप निकल जाएगा। किसी के आप अंधेरे में लगाए हैं और किधर दूसरे तरफ से प्रकाश आ रहा है तो ये प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। तो इसका ये विशेषता है कि ज़मीन से दूर भागता है, प्रकाश की ओर भागता है और ये प्रांकुर से विकसित होता है। अभी हम कहे ऊपर वाला भाग को प्रांकुर कहते हैं, नीचे वाला को मूलांकुर कहते हैं। तो मूलांकुर से जड़ विकसित होता है, प्रांकुर से तना विकसित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तना प्रायः भूमि से ऊपर स्थित होता है और जो ऊपर स्थित होता है उसको वायवीय तना कहते हैं। तो ध्यान रखेगा कि वायवीय तना होता है, जो ज़्यादातर हमारा तना सब क्या होते हैं, वायवीय तना, तो जो हवा में रहते हैं या ऊपर ज़मीन से ऊपर होते हैं उसको वायवीय तना कहता है। लेकिन कुछ तना ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी भूमिगत अथवा अर्धवायवीय भी हो जाते हैं। कुछ ज़मीन के नीचे भी होते हैं, उसको कहते हैं भूमिगत, और कुछ आधा ज़मीन में आधा कुछ हवा में रहता है, ऊपर रहता है, ज़मीन से ऊपर रहता है, उसको कहते हैं अर्धवायवीय तना। ये दोनों तरह का तना भी होते हैं। अर्थात अब तना को हम देखें जाए तो तीन प्रकार हो सकते हैं। एक हो सकता है भूमिगत तना, एक हो सकता है अर्धवायवीय तना और एक हो सकता है वायवीय तना। तो हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन उसके पहले तना में क्या होता है, तो तना में संधि और पर्व संधि यानी इंटरनोड, यहाँ पर इसको थोड़ा सा तना को संधि और पर्व संधि से विभेद किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, या फिर कह सकते हैं संधि और पर्व से। पर्व संधि यहाँ पर नहीं कहना ठीक रहेगा, इसको यहाँ पर इसको पर्व कहा जाता है, संधि नहीं कहिए, इसको कहिए संधि और पर्व। इंटरनोड को पर्व कहा जाता है। जैसे समझिए कि जैसे यहाँ से एक तना है तो यहाँ पर एक कोई पत्ती बना, फिर यहाँ पर कोई पत्ती बना, तो यहाँ ये सब क्या हो गए, ये नोड हो गए, ये सब क्या हो गए, नोड हो गए, इसको कहते हैं नोड। और यहाँ पर भी एक होगा नोड, इसको कभी कहेंगे नोड। तो नोड यानी इसी को कहते हैं संधि, नोड को क्या कहेंगे, संधि। और इसके बीच में जो खाली भाग हुआ, इसके बीच वाला, इसको कहते हैं पर्व, इसको कहा जाता है पर्व। तो इसको पर्व कहते हैं, इसको कहते हैं इंटर नोड। नोड के दो बीचों के बीच में कहेंगे इंटर नोड। तो ये संधि और संधि के बीच के भाग को पर्व, तो संधि और पर्व इसके पहचान होते हैं, संधि और पर्व। ठीक है, यहाँ पर्व संधि को कन्फ्यूजन होता है तो आप पर्व शब्द रखिएगा, पर्व, ये पर्व हुआ। किसके किसके बीच में, नोड और नोड के बीच का भाग को कहेंगे पर्व, यानी इसको इंग्लिश में इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, चलिए, पर्व संधि मतलब सिंधि और पर्व संधि मतलब इंटरनोड। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। अब इसको देखिए, या फिर इसको अगर इसको कभी कभी संधि को पर्व संधि लिखता है और इसको खाली पर्व लिखता है, तो ये भी आप समझिएगा कि इसका पर्व नाम है। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं। ये दूसरी चीज़ें हैं कि दो संधि के बीच के भाग के तना को पर्व संधि कहते हैं। दो संधि के बीच के भाग के तना को पर्व संधि या इसको पर्व कहते हैं। एक पर्व संधि के जगह पर इसको बेहतर नाम जो मिलता है
पर्व संधि, थोड़ा इंग्लिश नाम है ये सब, तो हिंदी नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। और इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये इंटर नोड जो है इसको जनरली पर्व कहते हैं, पर्व संधि नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। पर्व शब्द याद रखिएगा, पर्व कहते हैं। ओके, बांस में संधि और पर्व संधि अत्यंत स्पष्ट है। जैसे देखिएगा बांस में जो होता है, बांस में देखते हैं एक जगह पर रहेगा, यहाँ गांठ होती है, गांठ हो गया वो पर्व संधि हो गया, और ऊपर फिर एक गांठ हो गया, यहाँ पर संधि हो गया, फिर एक बस गांठ हो गया, यहाँ पर संधि हो गया, फिर एक नीचे गांठ हो गया। यहाँ पर देखते होंगे आराम से संधि दिख गया, संधि दिख गया, संधि दिख गया। ये नोड हैं और ये बीच वाले भाग क्या है? पर्व हैं, पर्व हैं, पर्व हैं। यहाँ पर बांस में इस तरह से स्पष्ट दिखाई देता है कि कहीं कहीं दिखाई कम देता है, कहीं कहीं अच्छा दिखाई देता है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। तना पर कलियाँ स्थित होती है। तना पर जो होता है बहुत कलियाँ होती है। जैसे देखिए अब कलियाँ बहुत तरह होता है। जैसे अभी कलियाँ के विषय में आप समझें कि जैसे अभी बोले ना कि यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ ऐसे छोटा सा भाग है, ये भी विकसित होता है, जिसको कहते हैं कच्छी कली। कहीं कहीं फूल की कली बनती है, जैसे फूल है यहाँ पर फूल बनना है, जिसको कहते हैं फ्लावरिंग बर्ड। आगे वाला भाग है जो एकदम काफ़ी अभी नाजुक है, उसको कहते हैं एपिकल बर्ड, मैंने शीर्षस्थ कली। तो कली कई प्रकार के हो सकते हैं। तो ये तो बर्ड क्या तना, बर्ड इंग्लिश में है और उसी को कहते हैं हम लोग कली। तो तना पर कलियाँ स्थित होती है, जिसको एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी मैंने जो साइड में जो पत्ती के कोना पर निकलता है, एक जिला में निकलता है या कच्छ में निकलता है, उसको कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। एपिकल बर्ड एकदम शीर्ष भाग में, उसको शीर्षस्थ कली कह सकते हैं हिंदी में, शीर्षस्थ कली एकदम। फ्लावरिंग बर्ड फूल खिलने वाला है जो कली, उसको कहेंगे फ्लावरिंग बर्ड। तो बर्ड क्या है? बर्ड इज अनडेवलप्ड शूट, मैंने अभी अविकसित तना है, अनविकसित एक तंत्र है, तना तंत्र है जो कि बाद में विकसित होने वाला है, उसी को बर्ड कहते हैं। अभी वो एकदम शुरुआती स्तर पर है, उसको कहते हैं बर्ड। जनरली जो हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, या इमेच्योर पत्ती से ढका रहता है। अच्छा, इसके तना को बचाने इस बर्ड को बचाने के लिए, जैसे कि ये है यहाँ पर एक कोई बर्ड है, तो यहाँ पर एक बर्ड है छोटा सा इसको, तो इसको अंदर एक पत्ता जो हल्का हल्का इसको स्केल की तरह ढका रहेगा, एक थोड़ा सा बहुत हल्का रोया की तरह ढका रहता है, इसी को कहते हैं, इसी को कहा जाता है इमेच्योर पत्ती, स्केल कहते हैं इसको जनरली कई जगह पर। ठीक है, तो अगला हम लोग चलते हैं कली शाखा, इसको समझते हैं। कली, शाखा, फूल, टेंड्रिल, कांटा, थॉर्न्स आदि में ये कलियां विकसित हो जाती हैं। बाद में जब कलियां विकसित हो, चाहे शाखा बना देगा, चाहे तो फूल बना देगा। एक कली जो है वो शाखा बना देगा, फूल बना देगा, टेंड्रिल बना देगा, कांटा बना देगा, थॉर्न्स बना देगा, ये सब इसका लक्षण है। ये कभी कभी यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है। वेजिटेटिव मतलब जैसे कि यहाँ पर ये आया, कट गया, अलग से एक बाद में बढ़ करके एक अलग से तना बना देता है, अलग से पेड़ बनाता है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऐसा आवर्धन बल्बिल का उदाहरण है, बल्बिल कहा जाता है इसको। एक इस तरह से ऐसा होता है तो इसको क्या कहते हैं? बल्बिल कहते हैं। ये बल्बिल शब्द आता है। ऐसा प्याज में भी पाया जाता है, जो बल्ब की तरह होता है उसको अलग से लगा दीजिए तो बल्बिल हो गया, तो बल्ब की तरह बन जाता है। और वो उसको कहीं अलग से लगा दीजिए तो वो अलग से विकसित हो जाता है, जड़ के पौधे की तरह, उसको कहते हैं बल्बिल। चलिए तना के प्रकार पर आते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका तना का प्रकार। तो तना का प्रकार में हम लोग बहुत से प्रकार देखते हैं, अलग अलग देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार कहते हैं। एक है अंडरग्राउंड, जो कि ज़मीन के नीचे रहेगा, उसको कहेंगे भूमिगत तना। दूसरा है अर्धवायुवीय तना, जो कि आधा ज़मीन में आधा हवा में रहेगा, सब एरियल स्टेम। और एक है वायुवीय तना, जो कि पूरी तरह से हवा में रहेगा, उसको कहेंगे वायुवीय तना। अब आते हैं ये तीनों का प्रकार, देखते हैं कि किस किस प्रकार का होगा। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है आपको। अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना का विषय समझें। अब भूमिगत तना मतलब भूमि के नीचे रहेगा, तो भूमिगत तना हरे रंग का नहीं होगा, क्योंकि भूमि के नीचे रहेगा तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये हरा रंग का नहीं रहेगा, ये हरा रंग का नहीं रहेगा। परंतु इसे नोड और इंटरनोड, स्केली लीव्स, एक्सिलरी बर्ड या टर्मिनल बर्ड देख करके पहचाना जा सकता है। देखिए इसके अंदर नोड मतलब जैसे कहते हैं, जिसको संधि कह सकते हैं, या पर्व संधि, जिसको इंटरनोड मतलब पर्व जिसको कहते हैं, ये इसमें रहेगा। नीचे में भी है, तना का भाग है नीचे में है, तो उसमें भी नोड दिखेंगे, इंटरनोड दिखेंगे। स्केली लीव्स, जो नोड को बचाने के लिए स्केली पत्ते होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, नाजुक पत्ते होंगे उस नोड को बचाने के लिए, नोड के ऊपर ये स्केली लीव्स दिखेंगे। एक्सिलरी बर्ड, कच्छी कली दिखाई देंगे आपको। अभी जैसे कहे कि यहाँ पर बाहर में तो आपको दिखता है कच्छी कली, वहाँ भी आपको कच्छी कली दिखाई देगा। या टर्मिनल बर्ड, या जो टर्मिनल लास्ट में जो कर सकते हैं, जो शीर्षस्थ कली होता है, जो अंतिम कली होता है,
उस तरह के बड़ दिखाई देंगे। तो इससे आपको पता चलता है कि अंदर में है ये जड़ है या तना है। ये सब चीज़ अगर हैं इसमें उपस्थित हैं, अंदर में भाग है लेकिन इसमें नोड है, इंटरनोड है, एक्सिलरी एक्सकेली लीव्स है, एक्सिलरी बड़ है, ये सभी हैं, तो उसको जड़ नहीं बल्कि इसको भूमिगत तना कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग इस तरह से पहचानते हैं, कैसे, जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसको अभी हम लोग चलते हैं, जैसे देखिए इसका पहला प्रकार में देखते हैं। अंडरग्राउंड अस्टम का पहला प्रकार है, जो पहला रूपांतरण है, तो 4 रूपांतरण में बांटा गया इसको। एक पहला है जो सबसे राइजोम प्रकंद, दूसरा है सलकंद, तीसरा है ट्यूबर और चौथा है घनकंद या कॉर्म। ये 4 प्रकार में बांटा गया है। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। पहले राइजोम को समझते हैं। राइजोम प्रकंद हिंदी में बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये भोजन संग्रह के कारण मांसल हो जाता है और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है। जैसे इस तरह से ये खड़ा नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ये हॉरिजॉन्टल, जैसे ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से बढ़ता है। तो ये ऐसे बढ़ता है, इसी में कुछ शाखाएं ऐसे रहेगी। तो ये इस तरह से बढ़ता है और भोजन से मांसल हो जाता है। और कहीं कहीं इसकी, जैसे यहाँ पर कुछ कचे, तो ये अलग अलग से आपको सब चीज़ दिखाई देंगे। इस पर क्या क्या दिखाई देंगे? नोड दिखाई देंगे, इंटर नोड दिखाई देंगे। इसके ऊपर जैसे कुछ निकला है तो इसके ऊपर हल्का हल्का पत्ती दिखाई देगा, जिसको कहते हैं सल्क पत्ती, ये सब दिखाई देंगे। तो ये सबसे पता चल जाता है। जैसे आप अदरक है, हल्दी है, केला भी है, इस तरह का किसी चीज़ आप देखेंगे तो उसमें आपको ये सब दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब जैसे जो एकदम, तो देखिए हल्दी, अदरक, केला, फर्न, ये सब जो होते हैं इसी तरह से फैलते हैं, ओरिजेंटल फैलते हैं और भोजन के संचय के कारण मांसल हो जाते हैं। इसको राइजोम कहा जाता है। तो आप उदाहरण याद रखिएगा, हल्दी, अदरक, ये किसका उदाहरण है? प्रकंद का या राइजोम का। ये भोजन संचय के कारण मांसल हो जाते हैं। अगला है सल्ककंद। ये सल्ककंद नाम ही है, सल्क माने पत्ता, और उससे एक कंद बन जाता है, तो उसको कहते हैं सल्कंद। ये बल्ब के रूप में होता है। जैसे ये प्याज में देखिएगा इस तरह से रहता है, ये बल्ब के रूप में हो जाता है और इस तरह से रहता है। तो इसी से ये बल्ब के रूप में, और सब सल्क हैं, सल्क पत्ता है और पत्ता मांसल हो गए। तो ऐसे पत्ते यानी सल्क मैंने पत्ता और बल्ब बना दिया, गोल होकर बल्ब बना दिया, तो इसको कहेंगे सल्कंद। तो इसका उदाहरण में देखिए सल्क पत्र मांसल हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल प्याज और लहसुन में देखते होंगे, है ना। इससे ऐसे कंद को सल्कंद कहेंगे। ट्यूबर एकदम आराम से सल्कंद में पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखते हैं ट्यूबर हम लोग। तो ट्यूबर को देखिए, ट्यूबर स्तंभ कंद कहते हैं। ये क्या होता है? ग्रोविंग टिप्स, अंतिम बिंदु पर मांसल हो जाता है। मतलब क्या होता है, ये अंतिम, जैसे क्या होता है, लास्ट एक आया बढ़ रहा है, अंतिम बिंदु पर एक मांसल हो गया, फिर यहाँ पर एक इसका शाखाएं बढ़ रही है, यहाँ पर ये मांसल हो गया, तो ये फूल करके मांसल होता है। जैसे इस तरह आलू जो हमारे होते हैं, तो इस तरह से ये ऐसे ही हो जाते हैं। इस तरह से टिप पर, मतलब लास्ट पॉइंट पर मांसल हो जाते हैं। और ये आलू हैं, ये तना है, भूमिगत तना है, और तना के जो ब्रांचेज होते हैं निकलते हैं ये करके, और वो एक तना से यहाँ निकला, यहाँ पर मांसल हो गया, इससे दूसरा निकला, इससे मांसल हो गया, इस तरह से निकलते हैं एक दूसरे से मांसल हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि इसमें देखेंगे कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और सब एक कच्छी कली से निकलता है, दूसरे को जोड़ता है, दूसरे कच्छी कली से तीसरा निकलता है, इस तरह से होता है। और इसमें ये ग्रोइंग टिप्स पर मांसल होता है। और इसके पर ये देखेंगे तो तना में कहीं कहीं आँख दिखाई देता है, जैसे हम लोग आलू में देखते हैं ना, कहीं कहीं आँख दिखाई देता है। ये सब कच्छी कली है जो कि आँख के रूप में दिखाते हैं। यहाँ पर फिर ये दूसरा पौधा बन सकता है, इसको काट के अलग तो दूसरा पौधा बन सकता है। तो ये सब इसका पहचान है कि ये तना है, और इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे का तना कहते हैं स्तंभ कंद, इसको ट्यूबर कहा जाता है। तो ये कि आलू इसका एग्जाम्पल है, आलू जो होता है इस ट्यूबर कहा जाता है इसको। ठीक है, सल्क कंद में प्याज आ जाता है, राइजोम में आपका हल्दी और अदरक आ जाता है, और एक लास्ट में बचता है घन कंद। और ये घन कंद जो होता है ये राइजोम ही है, यानी आप ये राइजोम जो प्रकंद है उसी का, लेकिन ढेर अलग अलग राइजोम मिल करके एक बड़ा सा राइजोम बना दे, विशाल राइजोम बना दे, तो उसका नाम घन कंद हो जाता है, बड़ा सा घन कंद हो जाता है। तो यह राइजोम और प्रकंद का संघनित रूप है, ध्यान रखिएगा, संघनित रूप है। और ये स्पेशली होता है, इसमें डेड लीव्स कॉल्ड स्किल्स, इसमें जो कुछ पत्ते वो ऐसे लिख दिए हैं, जैसे ये राइजोम में जो होते हैं थोड़ा मरा हुआ पत्ता रहता है, उसी का स्केल कहते हैं। तो उसके इसमें देखा जाता है, सल्क राइजोम में होते हैं कुछ स्केल्स रहते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा गया। तो आप यहाँ पर देखिए, यह राइजोम प्रकंद का संघनित रूप होता है, जिसे बहुत विशाल बना दिया गोल टाइप का इससे, तो इस तरह से बन जाता है। तो इसको कहते हैं बहुत सारा राइजोम, 2 4 5 राइजोम मिल करके, या 2 4, जैसे हल्दी वाला जैसे भाग है ना, तो अलग अलग था,
था छोटे छोटे, अब सब मिल जाएं और एक बड़ा बना दें तो इसका नाम होता है घनकंद। ये एग्जाम्पल है इसका कचालू, या जिसको कहते हैं ओल, ओल जिसको कहते हैं ओल, तो ओल इसका उदाहरण है घनकंद का। ठीक है, ये हम लोग समझ गए थे इसको। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग खत्म हो गया, कौन सा तना था, अंडरग्राउंड स्टेम। अब हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो है दूसरा तना अर्धवायुव्य तना, और फिर हम लोग देखेंगे वायुव्य तना। तो अर्धवायुव्य तना पे आते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम। अर्धवायुव्य तना का मतलब क्या है, कुछ भाग भूमि के अंदर होगा इसमें, ठीक है, बाकी भाग कहाँ रहेगा, बाकी भाग हवा में रहेगा, जब भूमि से ऊपर होगा। इसको 5 भाग में बांटते हैं। देखिए इसको 5 भाग में बांटते हैं, एक रनर है, दूसरा शक्कर है, तीसरा ऑफसेट है, और चौथा अस्टोलन है। तो रनर को हिंदी में ऊपरी भूस्तरीय कहते हैं, इसको अंतः भूस्तरीय कहते हैं, और शक्कर को, और देखिएगा गौर कीजिएगा नाम, एक ऊपरी भूस्तरीय, अंतः भूस्तरीय, भूस्तरीय का या जलीय ऊपरी भूस्तरीय ऑफसेट का, और एक भूस्तरीय होता है अस्टोलोन का। तो ये 4 भाग में बांटा है। पहले हम लोग एक एक करके भाग को देखते हैं। तो पहला भाग हमारा है, इसको देखते हैं, जो हमारा पहला भाग है, ये भाग है रनर। रनर जो है ऊपरी भूस्तरीय, तो भूमि के सतह पर समानांतर फैला हुआ होता है, ये भूमि के सतह पर रहेगा। जैसे ये देखिए दूब का घास बनाए हुए हैं, देखिए ना यहाँ पर आप देखिए, तो ये जो दूब का घास है, इसको देखिए, ये फिगर बना हुआ है, ये दूब का घास। यहाँ पर देखिए कि जमीन पर रन करता है, रनर करता है, जमीन के सतह पर फैला हुआ होता है एवं लंबी दूरी तक रन करता है। प्रत्येक परसंधि पर जड़ें होती है। प्रत्येक परसंधि मतलब जो नोड्स रहते हैं वहाँ पर एक क्या होता है, प्रत्येक परसंधि पर जड़ होगी, यहाँ जड़ होगा और उसका एक भाग ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पर जड़ हुआ और यहाँ पर ऊपर एक निकल गया, जड़ हुआ ऊपर निकल गया, जड़ हुआ ऊपर निकल गया, ये हर परसंधि पर ऐसा रहेगा। तो ये इसकी विशेषता होती है, और ये बहुत लंबी दूरी तक फैली रहती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूब घास है। कुछ मर्सलिया वगैरह दिखाई नहीं देंगे आपको, ये सब कुछ हम लोग के तरफ नहीं होते हैं ज़्यादातर। ये समुद्री इलाके में मर्सलिया होता है, जहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा नमी होता है वहाँ पर, लेकिन दूब घास हर जगह दिखाई देता है। तो दूब घास आप इसको समझ सकते हैं। दूब घास में जो उदाहरण है कि थोड़ा सा ज़मीन पर कहीं सटा हुआ रहेगा, फैलते जाएगा, सटा हुआ रहेगा, कहीं कहीं इसके नोड्स पर क्या निकल जाते हैं, जड़ निकल जाते हैं। कौन सा जड़ निकलते हैं, अपस्थानिक जड़ निकल जाते हैं। तो इस तरह के जो फैलता है इसको कहते हैं ऊपरी भूस्तरीय, इसी को रनर कहते हैं। इंग्लिश नाम ज़्यादा याद रखिएगा, हिंदी नाम कभी कभी अलग अलग नाम आ जाते हैं तो नहीं बता सकते हैं, जैसे संधि परसंधि में भी गड़बड़ होते रहता है। लेकिन नोड आप याद रखिएगा, नोड जहाँ जो गांठ होती है उसको नोड कहेंगे, और जहाँ पर 2 नोड के बीच वाला भाग है उसको इंटर नोड कहेंगे। ठीक है, तो ये उसी तरह से यहाँ पर समझिए कि प्रत्येक नोड पर जड़ रहेगी, प्रत्येक नोड पर जड़ रहेगी, ये सब नोड हैं। ठीक है, प्रत्येक नोड पर जड़ रहेगी। चलिए दूसरा है शक्कर, अंतः भूस्तरीय। अब हम लोग अंतः भूस्तरीय पे अगर देखा जाए तो अंतः भूस्तरीय मतलब जस्ट एक ठीक उसी तरह से है जैसे भूस्तरीय है, जैसे ऊपरी भूस्तरीय है तो, लेकिन ये थोड़ा सा जमीन के नीचे होगा, अंदर होगा, इसलिए नाम है अंतः भूस्तरीय। ये ऊपरी है तो ऊपर था, ये अंतः है तो अंदर रहेगा। यह भूमि सतह के नीचे फैलता है तथा रनर की तरह फैला होता है, परंतु इसकी लंबाई कम होती है। देखिए इसकी लंबाई याद रखिएगा, इसकी लंबाई कम होती है, इसकी लंबाई कम होती है। कहाँ रहेगी, जमीन के नीचे फैला रहेगा, लेकिन उतना लंबा नहीं जाएगा जितना कि पी जा रहा था। इसमें क्या है, इसमें बीच बीच में कुछ शाखाएं जमीन से बाहर आकर शाखा तथा पत्ती बना देती है। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, ये पुदीना में जैसे देखिए, इसमें मुख्य तना जमीन के अंदर होता है और जमीन के अंदर के पर्व संधि से शाखा निकलती है। इसके जो जैसे देखिए आप ये पुदीना सबसे बेस्ट उदाहरण समझ सकते हैं। पुदीना का अंदर भाग रहेगा, ये अंदर भाग से देखिए ये भाग देखिए अंदर है, अंदर से ही एक नोड है और नोड से ये निकल रहा है। ठीक है, ये नोड से निकल रहा है, तो नोड अंदर से निकलता है और थोड़ा कुछ दूर फैल के निकलता है। तो यही जो है इसी को कहते हैं, इस तरह से जो अंदर से निकला तो इसी का नाम है भूमिगत तना का उदाहरण हो गया, ये सॉरी अर्धवायु तना का उदाहरण हो गया। और इस तरह से जो इसको कहते हैं अंतः भूस्तरीय, फैल रहा है लेकिन कहाँ पर फैल रहा है, जमीन के नीचे फैल रहा है। इस तरह का थोड़ा सा ये ऊपर पूरी तरह से ऊपर था इसलिए इसको ऊपरी भूस्तरीय कहेंगे। ये थोड़ा सा अंदर है इसलिए इसको हम लोग तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ऊपरी भूस्तरीय अंतः भूस्तरीय कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखा जाए तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें कि इसके पर्व संधि, इसके जमीन के अंदर के पर्व संधि से शाखा निकलती है। जो पर्व इसमें देखिए गौर करिएगा कि ये बाहर से नहीं शाखा निकल रहा है, जमीन के अंदर पर्व संधि है। जैसे ये है जमीन, इसको देखिए अगर ये जमीन है
जमीन के अंदर, जैसे ये जड़ फैला हुआ है और जमीन के अंदर कहीं पर्व संधि है, वहाँ से शाखा जाएगी और वहाँ से ये जमीन के पास जब निकलेगा तो यहाँ पर कुछ अलग अलग है। और ये अपना ये तो है ये मुख्य तना, तो मुख्य तना के जमीन के अंदर का जो नोड है उस नोड से निकलता है और फिर यहाँ, अब ये फिर आगे जाएगा, अब यहाँ पर ऐसे ही बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से फिर क्या होता है कि इसी तरह से फिर ऐसे ही फिर यहाँ पर भी कुछ तना होती है, इसके ऐसे होता है, फिर यहाँ पर इधर कुछ होता है, यहाँ से फैलता है। तो ये ज़्यादा लंबा नहीं फैलता, ये थोड़ा थोड़ा फैलता है, बहुत दूर तक नहीं फैलता, इसका यही विशेषता है। इसका फिर ये एक अलग स्वतंत्र तना के रूप में काम कर सकता है ये। तो इसके विशेषता होता है कि ये तना होता है लेकिन दूर तक नहीं फैलता है और अंदर होता है, ज़मीन के नीचे होता है, इसलिए इसको कहा जाता है अंतःभूस्तरीय। इस उदाहरण में आता है पुदीना, एक गुलदाउदी भी होता है, जो फूल है गुलदाउदी, उसमें भी ये उदाहरण आप देख सकते हैं। चलिए अगला उदाहरण है, अगला प्रकार है इसका ऑफसेट भूस्तरीय का, जलीय ऊपरी भूस्तरीय। ये ठीक रनर की तरह होता है, लेकिन ये जमीन पर रनर दौड़ता था, दूब के घास कहाँ दौड़ता है, जमीन के ऊपर, और ये जल के ऊपर दौड़ेगा। तो जल के ऊपर दौड़ता है तो उसको कहते हैं ऑफसेट या भूस्तरीय का, जलीय ऊपरी भूस्तरीय। जैसे यह रनर की तरह ही होता है, देखिए इसको लिखा गया है, यह रनर की तरह ही होता है और रनर की तरह होता है, परंतु यह जल के स्तर पर फैला होता है, जल के सतह पर फैला होता है। ध्यान रखिएगा, ये जल के सतह पर फैला होता है, अतः इसे जलीय ऊपरी भूस्तरीय भी कहते हैं। यह छोटा तथा मोटा, शॉर्टर तथा थिकर होता है। और क्या है भाई इसमें, देखिए अगर इसका देखा, ये छोटा तथा मोटा पर्व रखता है, इंटरनोड रखता है। पर्व जो इसका होता है सो छोटा तथा मोटा होता है, मतलब अभी ये देखिए यहाँ पर ये जो रहेगा ना, ये थोड़ा छोटा और मोटा रहेगा, इसका मतलब ये पर्व। जैसे ये नोड हो गया, यहाँ पर संधि हो गया, यहाँ पर संधि हो गया, यहाँ पर निकले, और इसके बीच वाला भाग है थोड़ा सा मोटा रहेगा, ये इसको कह रहा है कि छोटा और मोटा रहेगा। ठीक है, पर्व संधि पर अपस्थानिक जड़ होते हैं, और जितना ये जो यहाँ पर जो ये संधि है, नोड्स जो हुए, नोड्स पर क्या रहेंगे, ये हमारे जड़ रहेंगे, यहाँ पर जड़ रहेंगे, और इसके ऊपर क्या रहेंगे, पत्तियाँ रहेंगे, इसके ऊपर पत्तियाँ रहेंगे, इसके ऊपर पत्तियाँ रहेंगे, इसके ऊपर पत्तियाँ रहेंगे। तो एक नीचे जड़ गया, ऊपर पत्ती गया, और यहाँ बीच वाला जो है, ये जो पर्व है वो मोटा रहेगा। इस तरह के ये कहाँ पर दौड़ा, जमीन के सतह पर, जमीन नहीं तो जल के सतह पर। ये जब जल पर दौड़ रहा, देखें जल है, इससे चारों ओर जल है, जल के नीचे जड़ और ऊपर पत्ता, इस तरह से फैलता है, इसको कहते हैं ऑफसेट या भूस्तरीय का, या इसको कहते हैं जलीय ऊपरी भूस्तरीय। और इस तरह का आपको एकदम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जलकुंभी, इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी। और एक होता है अस्टोलन। अस्टोलन के विषय में कुछ नहीं है, ये भी थोड़ा सा ठीक उसी तरह से जैसे कि आप देख रहे थे शक्कर में अंतःभूस्तरीय में, लेकिन वो ये थोड़ा सा अंतर है। देखिए इसको कहते हैं अस्टोलन इंग्लिश में, भूस्तरीय इसका नाम है, भूस्तरीय। तो ये अस्टोलन या भूस्तरीय के विषय में समझिए, इसमें तना के नीचे का कुछ शाखा झुक कर जमीन से सट जाता है। जैसे देखिए जो तना के निकट वाला जो नीचे वाला रहेगा ना, मुख्य तना के नीचे वाला भाग, ये झुक जाता है और जमीन से सट जाता है, तथा अपस्थानिक जड़ बना देती है। अब यहाँ पर देखिए अपस्थानिक जड़ बना हुआ है, अपस्थानिक जड़ बन गई है, और ये जड़ जो बन जाती है, ये जड़ें जो है यही फिर इसको आधार देता है, इससे ये जो शाखा रहेगा बाकी भाग वो एक स्वतंत्र पौधा बन जाता है। अपस्थानिक जड़ बना देती है, यह स्वतंत्र पादप की तरह विकसित होता है, और ये वाला भाग जो होता है ये स्वतंत्र पादप के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस तरह से ये आपको उदाहरण मिलेगा कहाँ पर, चमेली में ऐसा होता है, चमेली फूल है, पिपरमिंट में भी होता है, पुदीना का एक प्रकार है पिपरमिंट, उसमें इस तरह से होता है। तो ये आप इसका जो है इस तरह से जब होता है तो हम लोग इसको कहते हैं अर्धवायवीय तना। और अर्धवायवीय तना का उदाहरण में आपको पूछा जाए तो कहेंगे दूब घास है, पुदीना है, गुलदाउदी है, जलकुंभी है, चमेली है, पिपरमिंट है, ये सब इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है। प्रकार पूछा जाए तो कहेंगे ऊपरी भूस्तरीय, जैसे जमीन के ऊपर दौड़ेगा। इसके बाद कहेंगे अंतःभूस्तरीय, थोड़ा अगर जमीन के अंदर से निकलता है तो अंतःभूस्तरीय हो गया। भूस्तरीय मैंने जमीन के स्तर के नीचे। और फिर कहेगा अगर जलीय ऊपरी भूस्तरीय तो जल के सतह पर दौड़ेगा, या भूस्तरीय का हिंदी में कहते हैं ऑफसेट, है ना, इसको कहते हैं। और भूस्तरीय मैंने एकदम जमीन पर ही रहेगा, लेकिन जमीन की सतह पर सट करके और जड़ बना देगा, जमीन पर ही सतह पर सट जाता है और जड़ बना देता है, इसको कहते हैं सट करके, इसको कहते हैं भूस्तरीय। ठीक है, एकदम भूमि के ना ऊपर नीचे कुछ नहीं, एकदम भूमि के स्तर पर आ जाता है, इसको कहते हैं मैंने थोड़ा सा हल्का सा चाप की तरह हो जाती है। ठीक है, अब अगला हम लोग बढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। और मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम होता है ये वायवीय तना पर हम बात करते हैं। अब ये तो हमारा था कौन तना,
अर्धवायु तना। हम लोग अब बात करते हैं वायु तना। तो वायु तना मतलब पूरी तरह से हवा में रहकर उसको कहते हैं वायु तना। ये जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा प्रकार हैं इसके और ज़्यादा समझते हैं। तो इसको देखते हैं वायु तना, एरियल स्टेम। इसमें पहला प्रकार है टेंड्रिल। टेंड्रिल को हिंदी में परतान बोलते हैं, परतान, है ना। तो ये लत की तरह होती है, लेकिन ये अलग तरह से होता है। सदैव इसको देखिए, ये कच्छिए कली एक्जेलरी बड़ धागा नुमा स्प्रिंग की तरह संरचना बनाता है। जिसमें क्या होता है कि जो कच्छिए कली होता है, इसमें देखिएगा जो कच्छिए कली है, ये कच्छिए कली, जैसे ये कच्छिए कली यहाँ से निकला, तो ये कच्छिए कली इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पर जैसे कोई पत्ता है और इसके अंदर कच्छिए कली, तो ये ऐसे बन जाए, तो इसको कहते हैं, ये इस तरह से बना देता है, तो इसी का नाम है परतान, या इसको कहते हैं टेंड्रिल। ये हुआ टेंड्रिल, ये हुआ टेंड्रिल, ये हुआ टेंड्रिल, है ना। तो ये कभी कभी सपोर्ट पकड़ने के लिए, जैसे झाड़ी झक्कड़ को पकड़ करके ऊपर बढ़ाता है, तना को सपोर्ट करता है, इसी को कहते हैं टेंड्रिल, ऐसे कहते हैं परतान। तो कच्छिए कली एक्जेलरी बड़ धागा नुमा स्प्रिंग की तरह संरचना बना देती है, जो किसी आधार से लिपट कर सपोर्ट देता है। किसको? तना को सपोर्ट देता है। तो ये भी एक तना का ही प्रकार है, लेकिन मुख्य तना को सपोर्ट करता है। ये जो टेंड्रिल है सो मुख्य तना को सपोर्ट करता है। इसको जैसे एग्जांपल में मटर में देखते हैं निकलता है इस तरह से, अंगूर में भी निकलता है, ककड़ी में भी निकलता है, खीरा में भी निकलता है, लौकी में भी निकलता है। तो ये सब टेंड्रिल के उदाहरण हुए। टेंड्रिल ज़्यादा नाम रखिएगा, परतान तो आप ठीक है रख सकते हैं, लेकिन टेंड्रिल शब्द ज़्यादा ही लिखता है, ठीक है। अगला है रूट क्लाइंबर या आरोही जड़ें के रूप में ऐसा होता है। आप क्लाइंबर शब्द याद रखिएगा, क्लाइंबर तना। तो क्लाइंबर में रूट जो ऐसा है कि ये क्लाइंबर्स बना देते हैं, और उसमें वो तना को सपोर्ट प्रदान करता है, और साथ में जड़ अपना थोड़ा नमी वगैरह या फिर ज़मीन से लग करके कुछ उसका जल का भी अवशोषण करता है। लेकिन मुख्य काम है कि तना को ऊपर चढ़ने के लिए ये भी जो जड़ हैं, आरोही जड़ें हैं, ये ऊपर चढ़ने में मदद करता है। यहाँ पर इसका जो टेंड्रिल है ये ऊपर चढ़ने में मदद करता था, यहाँ क्या है, जड़ चढ़ने में मदद करता है। देखिए यहाँ तना चढ़ने में, तना को तना ही चढ़ने में मदद करता है, जिसका नाम टेंड्रिल है, और यहाँ तना को जड़ चढ़ने में मदद कर रहा है। कौन जड़ है? अपस्थानिक जड़ है। अपस्थानिक जड़ है, इसका नाम है क्लाइंबर रूट या रूट क्लाइंबर। ये ऐसा आप तो यहाँ पर ये रूट क्लाइंबर जो होते हैं, ये भी हमारे तना को उसी तरह से सपोर्ट प्रदान करता है जैसे टेंड्रिल प्रदान करता था। इसमें कच्छिए कली आरोही जड़ बना देती है। अब इसमें देखिएगा, जो ये अभी परतान बनाता था वहाँ से जड़ निकल जाती है। आप जानते हैं कि जब मुख्य जड़ जो होती है मूलांकुर से निकलता है, लेकिन मूलांकुर के बाद कहीं और भाग से जड़ निकलता है, तो उसको अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो ये जो हमारा कच्छिए कली से जो जड़ निकल रही है, आरोही जड़ है, ये कौन सा जड़ हो गया? ये हमारा अपस्थानिक जड़ हुआ। और अपस्थानिक जड़ जो होता है उसके सहायता से ये कहीं कहीं सपोर्ट प्रदान कर लेता है, कहीं कहीं ज़मीन पकड़ लेता है, कहीं किसी चीज़ को पकड़ लेता है, और वो ऊपर जो कमज़ोर तना रहता है उसको ऊपर सपोर्ट करता है चढ़ने में। एग्जाम्पल आप देखेंगे मनी प्लांट में इस तरह से दीवार उवाल से कुछ जड़ें निकलती है, और ये जड़ें जाके इसे चिपक जाती है, और इस पर ये चढ़ रहा है, ये अपना तना चढ़ते जा रहा है, इसी की सहायता से इधर गया, इधर चिपक गया, ये जड़ की तरह देखेंगे चिपक जाएगा। तो ऐसे तना ऐसे जो जड़ होती हैं, इस तरह से पान का पत्ता में भी इसी तरह की जड़ निकलती है। तो ये कभी कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्लाइंबर रूट जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? तो मनी प्लांट और पान में भी, और ये प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि मनी प्लांट और जो पान होते हैं इसमें भी जो जड़ है वो स्पेशली एक प्रकार अपस्थानिक जड़ है, और ये इसके तना कुछ ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा है, ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा है। अब इससे महत्वपूर्ण एक और दूसरा पॉइंट है फाइलो, इसका देखिएगा, ये फाइलोक्लेड है। ये फाइलोक्लेड जो होता है, ये फाइलोक्लेड को हिंदी में कहते हैं प्रनाभ स्तंभ। और इसमें तना चपटा होकर पत्ती की तरह संरचना बना देती है। इसमें क्या होता है, आप ये इसे नागफनी के देखेंगे, इसमें नागफनी में आप ये देखेंगे कि ये चौड़ा हो जाता है, फिर ये इससे चौड़ा हो जाता है, फिर ये इससे चौड़ा हो जाता है, फिर ये इससे निकल चौड़ा होता है, ये इससे चौड़ा होता है, इससे होता है, ऐसे करके ये इस तरह से निकलता है, और फिर ऐसे करके बन जाता है। और इसमें कांटे रहते हैं, इसमें कांटे रहते हैं। तो ये जो कांटा है वही पत्ती है, लेकिन कांटा अगर पत्ती कांटा बन गया तो ये काम नहीं करेगा। ये केवल अवशोषण को, पानी के वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटा बन जाता है। जानते हैं ये जेरोफाइटिक होता है, मरुस्थलीय भाग में होते हैं जहाँ पानी कम पाए जाते हैं। तो पत्तियाँ अगर चौड़े रहेंगे तो उतना वाष्पोत्सर्जन होगा, तो पत्ती बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी उतना मिलेगा नहीं और पौधा मर जाएगा। इसलिए
पत्ती को कांटा में बदल दिया जाता है, अपने आप कांटा में बदल जाती है, और जो तना होता है वही पत्ती के रूप में चौड़ा हो जाता है और चपटा हो जाता है, और ये चपटा हो जा करके इसी यही फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस भी करता है। ऐसे पत्तियों को, ऐसे तना को जो पत्ती की तरह संरचना बना देती है, इसको कहते हैं फाइलोक्लेड या प्रनाभ स्तंभ। इसका नाम है प्रनाभ स्तंभ या फाइलोक्लेड। तो ये किसी चपटा हो जाएगा, देखिए चपटा हो जाएगा, पत्ती की तरह संरचना बना देगी, तथा पत्ती जो होता है सो कांटा में बदल जाएगी। इसका तना जो है सो प्रकाश संश्लेषण करेगा, पत्ती प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल है नागफनी, घृतकुमार, एलोवेरा जिसको कहते हैं, इस तरह का उदाहरण है इसके, ठीक है। तो ये से आप देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कंटक। कंटक मतलब समझ रहे हैं कांटा, थॉर्न या स्पाइन। तो कुछ अलग अलग तरह के कंटक में भी प्रकार होते हैं, कुछ को थॉर्न कहते हैं, कुछ को स्पाइन कहते हैं। जैसे थॉर्न हो गया मेन जो काटा हुआ, सो स्पाइन कहते हैं। जैसे बबूल वगैरह में इसमें कहते हैं, बबूल कहते हैं, ये गुलाब वगैरह में काटा होता है सो। तो नींबू, गुलाब, बबूल, ये सब में आप देखते होंगे। तो इसमें क्या होता है, कांटा भी जो है सो एक कच्ची कली से निकला और इसको ये शाखा ना बना करके कांटा बना देता है, तो इसको कहते हैं कंटक। यहाँ पर कच्ची कली शाखा में ना विकसित होकर के कांटा में बदल जाती है तथा कांटा बना देती है, और जब कांटा बना देती है तो इसको कहते हैं कंटक, थॉर्न, है ना। इस तरह से कुछ स्पाइन, तो थॉर्न स्पाइन, कंटक मतलब कांटा। तो ये एग्जाम्पल कौन होगा, नींबू, गुलाब, बबूल, इस तरह का। जैसे आप बेल में भी देखते हैं कांटा होता है, बेल के पेड़ में भी देखते हैं। तो इस तरह से जब होते हैं तो उसके जो साइड वाले भाग में कांटा बना देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कंटक। और ये भी एक हमारा एरियल स्टेम है, वायवीय तना है, वायवीय तना। अब हम लोग कौन तना देख रहे हैं, वायवीय तना देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगला है ट्यूनस, या जिसको हम लोग लत बोल सकते हैं। तो ट्यूनस शब्द जो है, ये ट्यूनस जो देखिएगा लत की तरह होगी, और इसमें खुद जो तना रहेगा ये इतना पतला, मुलायम, सॉफ्ट, नम्र रहेगा, कमज़ोर रहेगा कि ये किसी सपोर्ट पर, इस पर खुद सपोर्ट पर अगर देखा जाए तो ये किसी तरह पर, तो ये खुद ऐसे मतलब थोड़ा इसको देखा जाए, ये जो होता है ये खुद इस तरह से लपेट करके चढ़ता है, इस तरह से लपेट करके चढ़ेगा। तो इस तरह से चढ़ता है, मतलब आपका यानी खुद तना, जो हमारा मुख्य तना है वो लपेटा करके चढ़ते जाता है। तो ऐसे तना को हम लोग कहते हैं ट्यूनस। और ट्यूनस जो होता है सो चाहे तो क्लॉकवाइज होगा, माने घड़ी के दिशा में होगा, या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये भी एक ध्यान रखें कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है किसी में एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये कमज़ोर होते हैं, मुलायम होते हैं, पतला तना स्वयं कोयल की तरह लपेटा बना देती है। इसको ऐसे को हम लोग कहते हैं लत जनरली, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनस। और इसका एग्जाम्पल आपका सेम, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सेम। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं सेम, एक नाम याद रखिएगा, बहुत है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। ये है लायनस या कास्ट लत। इसको ये भी लत है लेकिन थोड़ा सा कठोर होता है, इसमें मुलायम था तना, इसमें कठोर होगा, लकड़ी टाइप का रहेगा, और वो भी लत की तरह लपेटा रहेगा। तो इसका नाम होता है कास्ट लत। जैसे ये लत दोनों एक ही चीज़ है, समझ लीजिए, कोई अलग चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा लत में इसमें थोड़ा तना कमज़ोर है, इसमें थोड़ा मजबूत है, बस दोनों का अंतर इतना ही है। एक में कमज़ोर है, एक में मजबूत है। तो चलिए, एक में मजबूत है, इसका आप और देखिए इसका। तो इसमें क्या होता है कि लायनस में कास्ट लत या इसको कास्ट लत में मजबूत तथा कास्ट तना लत की तरह हो जाती है। जैसे इसमें रहेगा ये, लेकिन इसमें जो लत रहेगा वो भी थोड़ा मजबूत रहेगा, और ये ऐसे इसको ऐसे लपेटते चला जाएगा, मतलब इसका ऐसे लपेट रहा है, लेकिन ये जो है सब मजबूत है, ये मजबूत है, इसके बाद भी लपेट रहा है। तो इसको कहते हैं कास्ट लत। इसके अंदर थोड़ा मजबूत, ये इसका थोड़ा सा देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे आप देखेंगे सीम थोड़ा कमज़ोर होता है, पतला होता है। लेकिन एक दूसरा देख लीजिए, गिलोय थोड़ा मजबूत होता है। तो गिलोय मजबूत होता है लेकिन फिर भी लत की तरह होता है। तो इसीलिए गिलोय को रखा गया लायनस में, कास्ट लत में, और इसको सेम को रखा गया ट्यूनस में और लत में। तो ये अंतर है थोड़ा, दोनों तो ये अंतर कुछ नहीं है। एक को वुडी ट्यूनस कहते हैं, एक को, इसका नाम भी देखिए, गिलोय को एक और नाम दिया गया है, इसको एक और नाम दिया गया वुडी ट्यूनस। मतलब इसका हम लोग एक और इसको बोल सकते हैं वुडी
ट्यूनर्स, ट्यूनर्स इसको बोलते थे, इसको कहते हैं वुडी ट्यूनर्स। तो ये वुडी ट्यूनर्स जो होता है स्पेशली लकड़ी टाइप का, अंदर में देखेंगे तो थोड़ा सा मजबूत लकड़ी रहेगा, इसलिए इसका नाम हो गया वुडी ट्यूनर्स, और बाकी दोनों हैं ट्यूनर्स ही। तो इस प्रकार से हम लोग इसको इतना ही भाग में बांटते हैं। मेनली देखा जाए तो कह सकते हैं, लेकिन लत के रूप में बांटेंगे, कंटक के रूप में बांटेंगे, फाइलिकोइड के रूप में बांटेंगे, क्लाइंबर या आरोही जड़ के रूप में बांटेंगे, और टेंड्रिल के रूप में बांटेंगे। तो 5 प्रकार मुख्य रूप से देखा जाए, और ये 5 प्रकार जो हमारा है, ये छठा लाइन है से ये दोनों मिला करके एक लत मान लीजिए। लत, कंटक, प्रनाभ स्तंभ, आरोही जड़ें या क्लाइंबर, और एक है टेंड्रिल। ये हमारे मुख्य भाग हो गए हमारे किसका, ये हमारे हो गए वायव्य तना का, और वायव्य तना का, और ये है अर्धवायव्य तना का, और एक हम लोग देखें भूमिगत तना का। तो ये दोनों जो हैं तीनों आपका परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, हम लोग इसको कंप्लीट किए। और हम समझते हैं कि आप लोग इसको अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन होगा तो एक बार फिर देख लीजिएगा रिपीट करके। ये इतना ही तना अगर आप याद करते हैं तो परीक्षाओं में ये बार बार पूछा जाता है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जो उदाहरण है उसके प्रमुख उदाहरण हम इसी में डाल दिए हैं, इसी उदाहरण को रिपीट करता है। तो इसी उदाहरण को अगर आप समझ जाएँ, इसी को ना याद रख लें, तो आपका परीक्षाओं में प्रश्न नहीं छूटते हैं और सारे प्रश्न आप पकड़ में आते हैं। तो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगता है, ऐसे वीडियो हम लोग डालते रहें, तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और उसमें बेल आइकन दबा दें, ताकि हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए, आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप इस वीडियो में डाला गया नोट्स आपको पता चल सके, ताकि आप देख सकें। तो इससे फ़ायदा आपको होगा। चलिए, तो आज हम लोग इसको यहीं रोकते हैं, अगला टॉपिक पर हम लोग फिर बनाएंगे आपके और भी, जैसे अभी है ये स्टेम देखे हैं, इसके बाद ये हमको फ्लावर देखना है, फ्लावर के बाद इसके सीड्स देखने हैं, तो इसका सीड्स की जो संरचना वो सब देखने हैं, तो वो सब भी आपको हम लोग दे देंगे। इसका आप चाहें तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिया जाता है, तो ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। आपको वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, नमस्कार, बाय।